तीन दोस्त अचानक एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां कोई इंसान नहीं है और वहां रहने के लिए आपको खेलने होंगे गेम। कोई आसान या मामूली से गेम नहीं, बल्कि ऐसे गेम जिसमें हारने का मतलब सीधा मौत। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वेब सीरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। सोचो, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीते हो, लेकिन अचानक पूरा शहर खाली हो जाता है, ना उसमें कोई इंसान और ना ही जानवर। और फिर पता चलता है कि तुम एक अजीब दुनिया में आ चुके हो, जहां जिंदा रहने के लिए तुम्हें खतरनाक गेम्स खेलने पड़ेंगे। हर गेम अलग होगा, कुछ में दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ में हिम्मत चाहिए होगी और कुछ में सिर्फ एक रूल फॉलो करना होगा, या तो जीत जाओ या मर जाओ। इस दुनिया को कहते हैं बॉर्डर लाइन। यहाँ पर प्लेयर को एक वीजा मिलता है। अगर तुम गेम नहीं खेलते तो तुम्हारा वीजा खत्म हो जाता है और तभी एक लेजर आसमान से आएगी जो कि तुम्हारी जान ले लेगी। गेम को ताश के कार्ड से डिवाइड किया गया है। हर कार्ड गेम के बारे में बताता है और सबसे खतरनाक कार्ड इसमें हार्ट है, दिल, क्योंकि उसमें लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। इस कहानी का मेन हीरो है आरिसू, जो कि एक इंटेलिजेंट लड़का है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन असल जिंदगी में सब उसे एक लूजर समझते हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करेगा। अब देखते हैं कैसे शुरू होगी ये जिंदगी से खेलने वाली कहानी और कितने मासूम लोगों का खून पीकर इस बॉर्डर लाइन दुनिया की प्यास बुझेगी। कहानी शुरू होती है आरिसू से, जो कि एक इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल सेट नहीं है क्योंकि वो जॉब नहीं करता, हमेशा घर पर ही रहता है, दिन भर वीडियो गेम्स खेलता है। जबकि उसका बड़ा भाई, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है, आरिसू के पिता उसे हमेशा उसके भाई से कंपेयर करते रहते हैं। उसके पिता को लगता है कि आरिसू एक बेवकूफ़ और ज़िंदगी से हारा हुआ एक बेरोजगार बेटा है। आरिसू का एक दिन घर में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में उसके पिता बोल देते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बात आरिसू को चुभ जाती है। वो गुस्से में घर से निकलता है। आरिसू के पास दो दोस्त भी होते हैं, कारुबे, जो कि थोड़ा गुस्से में रहने वाला पर दिल का अच्छा होता है, वो एक बार में काम किया करता था, और दूसरा छोटा, जो कि काफ़ी सिंपल और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तीनों अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान है। अब वो तीनों दोस्त मिलते हैं और मजाक मस्ती करना शुरू कर देते हैं। अब वो तीनों शिबुया के बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं, जापान का सबसे बिजी एरिया। वो लोग ट्रैफिक के बीच में मस्ती करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में एक पुलिस वाला उन्हें देखता है। पुलिस से बचने के लिए वो लोग एक पब्लिक बाथरूम में छुप जाते हैं और फिर सडनली लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और तभी सब जगह अंधेरा फैल जाता है, बस कुछ सेकंड के लिए। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखता। पूरा शहर जैसे खाली हो गया हो, ना कोई कार, ना कोई आदमी, ना ही कोई आवाज। शिबुया जैसी जगह जहाँ नॉर्मली हजारों लोग हमेशा रहते ही हैं, अब एक खाली जगह बन गई थी। तीनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें शुरू में लगता है कि शायद टीवी या न्यूज़ वाले कोई प्रैंक कर रहे होंगे, मतलब मजाक कर रहे होंगे, पर ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जहाँ जिंदगी के लिए मौत से लड़ना पड़ता है। उन तीनों के ही फोन में नेटवर्क चला गया था। बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन में कोई सिग्नल नहीं था। अब काफी घूमने के बाद उन्हें फाइनली कुछ दिखता है। दूर उन्हें एक बिल्डिंग के बाहर लाइट दिखती है जिस पर लिखा होता है गेम। आरिसू, कारुबे और छोटा उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जहां गेम लिखा होता है। अंदर जाते वक्त वो तीनों एक रेड लेजर लाइन को क्रॉस करते हैं। थोड़ी दूरी पे उन्हें कुछ स्मार्टफोन रखे मिलते हैं। तीनों एक एक मोबाइल उठा लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि उनसे कहती है कि गेम खेलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। और उस लड़की का नाम शिबुकी होता है। तभी शिबुकी छोटा का आईडी कार्ड लेजर से क्रॉस करती है और जिसमें एक होल हो जाता है, अगर वापस मुड़ोगे तो मर जाओगे। अचानक वहाँ एक और लड़की एंटर करती है। अब कुल मिला के 5 लोग हो चुके थे, आरिसू और उसके 2 दोस्त, शिबुकी और एक और लड़की। अब जो उन्होंने वहां से मोबाइल लिए होते हैं वो एक साथ वाइब्रेट करते हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है गेम का नाम डेड और अलाइव। गेम का रूल, उन्हें एक लॉन्ग कोऑर्डिनेट में खड़ा किया जाता है जहां पर 2 दरवाजे होते हैं, लेफ्ट और राइट। तभी अनाउंसमेंट होती है, एक दरवाजे के पीछे जिंदगी है और दूसरे के पीछे मौत।
2 मिनट में डिसाइड करो कि कौन से दरवाजे के पीछे जिंदगी है, और अगर दिए गए टाइम पर डिसाइड नहीं किया तो सब मर जाएंगे। अब इस चीज को छोटा इंजॉयमेंट में रिकॉर्ड करता है। दरअसल इन तीनों को ही ये सब चीजें मजाक लग रही थी। तभी शिबुकी बोलती है, जिस दरवाजे में अलाइव लिखा है वो सही है और उसके पीछे जिंदगी होगी। अब एक लड़की जल्दी जल्दी में उस दरवाजे को खोल देती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है एक लेजर उसे मार देती है। तब आरिसू और उसके दोस्तों को समझ में आ जाता है कि ये गेम सच में खतरनाक है, क्योंकि इसमें लोगों की जान जा रही थी। अब ये सब जल्दी दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। अब जैसे ही ये अंदर जाते हैं पहले वाले कमरे में पूरी तरह से आग फैल जाती है। अब टोटल 4 लोग बचे थे। हर राउंड में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, डेड और अलाइव। एक दरवाजा चुनना है, लेकिन अब की बार 2 मिनट नहीं बल्कि 1 मिनट 50 सेकंड मिलते हैं और हर राउंड में 10 सेकंड कम होते जाते हैं और हर बार किसी एक को रिस्क लेना पड़ेगा। अब टाइम कम बचता है। कारुबे गुस्से में आकर एक दरवाजा खोल ही देता है, मगर वो बच जाता है क्योंकि वो सही दरवाजा था। सब अगले रूम में चले जाते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि अब की बार दरवाजा कौन खोलेगा। तभी कारुबे आरिसू से कहता है कि तू तो बहुत गेम खेलता है, तेरे पास तो बहुत दिमाग है। आरिसू को लगता है कि ये गेम कोई रैंडम नहीं है, मतलब ये गेम सिर्फ लक का गेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न मौजूद है। और तभी आरिसू का दिमाग काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो बिल्डिंग में घुस रहा था उसने नोटिस किया था कि बाहर एक BMW कार खड़ी थी जिसकी लंबाई इस बिल्डिंग के बराबर थी, और उसने आते वक्त बिल्डिंग का मैप भी नोटिस किया था। उसे रियलाइज होता है कि ये गेम एक बोल बुलैया है। अगर वो थोड़ा सोच समझ के बिल्डिंग के डायरेक्शन को समझे और उसे फॉलो करे तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा दरवाजा सेफ होगा। टाइम बहुत कम बचा था। तभी शिबुकी डर के कारण गलती से गलत दरवाजा खोलने ही वाली थी। तभी आरिसू उसे रोकता है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, इस बार ये दरवाजा सही होगा। सब उस पर भरोसा करते हैं। दरवाजा खुलता है और सब बच जाते हैं। अब एक एक करके आरिसू उन तीनों को बचा रहा था, लेकिन फाइनल राउंड में वो कुछ छोड़ देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा दरवाजा सही है। यहाँ पर छोटा की बनाई हुई वीडियो काम आती है। वीडियो को देखने के बाद आरिसू पूरा दिमाग लगाकर एक आखिरी ऑप्शन चूज करता है। वो समझता है कि बिल्डिंग का आउटसाइड की तरफ करेक्ट एग्जिट होगा। वो आखिरी दरवाजा चुनता है। दरवाजा खुलता है और उन्हें सामने एग्जिट दिखता है। वो तीनों दोस्त पहला गेम जीत चुके थे, लेकिन इस गेम की वजह से छोटा के पैर में चोट लग गई थी। उनका पहला गेम क्लियर हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। बिल्डिंग के बाहर आते ही उनके फोन पर मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपके वीजा में 3 दिन बढ़ गए। उन्हें समझ नहीं आता वीजा का क्या मतलब है। फिर पता चलता है यहाँ रहने के लिए हर प्लेयर को गेम जीत कर अपने वीजा के दिन बढ़ाने पड़ते हैं। बाहर उन्हें एक कार्ड मिलता है जिस पर 3 बना हुआ था। इसका मतलब इनके वीजा में 3 दिन जुड़ गए। तभी एक आदमी उनकी तरफ आता है और कहता है कि ये गेम कभी खत्म नहीं होता, और ऊपर से एक लेजर आकर उस आदमी को मार देती है क्योंकि उसके वीजा के दिन खत्म हो गए थे। और यहीं पर इसका पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं शहर की छत पर एक लड़की खड़ी होती है और नीचे पूरा टोक्यो शहर दिखाई देता है, लेकिन नॉर्मल टोक्यो नहीं। हर जगह लाइट जल रही होती है, मतलब गेम्स खेले जा रहे थे और कई लोग मर रहे थे। उस लड़की के हाथ में एक प्लेइंग कार्ड होता है जो कि सिंबल होता है गेम जीतने वाले का, मतलब वो अभी अभी कोई गेम जीत कर आई है। इस लड़की का नाम होता है ओसागी। थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ओसागी अपने फादर के साथ ऊंचे पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रही थी। उसके फादर एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थे। वो उसे सिखाते हैं हाइट से कभी मत डरो, अपने आप पर भरोसा रखो। ये बात ओसागी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है और जीने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। सुबह हो चुकी थी। टोक्यो सिटी बिल्कुल खाली पड़ी है। सड़क पर गाड़ियां खड़ी है लेकिन कोई आदमी नहीं। हम देखते हैं आरिसू को। वो एक कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसको लगता है शायद शहर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है वहाँ कोई भी कार स्टार्ट नहीं होती, जैसे उन कार का सिस्टम ही बंद हो। जिस कार में वो बैठा है उसमें कुछ सब्जियां पड़ी होती है। वो सब्जियां सड़ी हुई है, कम से कम 7-8 दिन पुरानी।
मतलब इस दुनिया में कुछ लोग काफी टाइम से यहाँ रह रहे हैं। आरिसु हार कर वापस अपने दोस्तों के पास आता है। कारुबे और छोटा एक शॉपिंग मॉल में रुके हुए हैं। मॉल बिल्कुल खाली है, शॉप खुली हुई है पर कोई इंसान नहीं। जितना मर्जी उतना खाना खाओ, जहाँ जाना हो जाओ, बस इसके बदले मौत के गेम खेलो। अब तीनों मॉल से खाना पीने का सामान लेते हैं और एक होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। होटल का रूम थोड़ा सेफ लगता है। अब छोटा को पिछले गेम में चोट लग गई थी, वो जख्मी है। छोटा थोड़ा अजीब सा फील करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग टेंशन में हैं, क्योंकि उनके वीजा में अब 2 दिन बचे हुए थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अगला गेम कब और क्या खिलाएंगे। कल रात को गेम में छोटा का पैर बुरी तरह जल चुका था, तो उसका चलना तो मुश्किल था और जो फोन उन्हें पिछले गेम में मिले थे उनकी बैटरीज भी खत्म हो चुकी थी। अब होटल के रूम में सब बैठकर बातें करने लगते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, ये सब हो क्या रहा है। तब शिबुकी बताती है कि वो पहले भी एक गेम खेल चुकी है और उस गेम में सिर्फ वही लास्ट तक बची थी। आरिसु हैरान हो जाता है। वो बोलता है, हम तो पूरे दिन भर यही थे और रात में जब गेम स्टार्ट हुआ तो तुम वहाँ कैसे पहुँच गई। शिबुकी कहती है, मैंने ये गेम 3 दिन पहले खेला था। वो बताती है 3 दिन से टोक्यो बिल्कुल खाली था। वो जब असली दुनिया में थी तो एक जॉब इंटरव्यू के लिए वो गई थी, तो जॉब पाने के लिए उसे अपने बॉस के साथ सब कुछ करना पड़ता है। और बाद में वो नहाने गई तब अचानक लाइट ब्लिंक हुई और तब शिबुकी इस दुनिया में आ गई थी। चारों लोग थक चुके हैं। वो सब परेशान थे कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो फिर वो टाइम पास करने लगते हैं, लेकिन आरिसु अंदर से परेशान है। उसके दिमाग में एक बात घुस चुकी है। उसने कल एक आदमी को लेजर से मरते देखा और वो आदमी मरने से पहले कह रहा था, आज मेरे वीजे का आखिरी दिन है। इसका मतलब क्लियर है, अगर वीजा खत्म हो गया और गेम नहीं खेला तो लेजर ऑटोमेटिकली मार देगी, चाहे तुम घर के अंदर हो या फिर इस दुनिया में कहीं पर भी छुपे हो। जिंदा रहना है तो वीजा बढ़ाना पड़ेगा, वीजा बढ़ाना है तो गेम जीतना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, छोटा इंजर्ड है, वो जख्मी है, वो गेम खेलने लायक नहीं। इसीलिए आरिसु कहता है, कारुबे और मैं आज का गेम खेलेंगे। कारुबे मान जाता है। वो डिसाइड करता है कि वीजा के दिन तो बढ़ेंगे ही और साथ में हम ये भी पता लगाएंगे कि इस दुनिया में चल क्या रहा है और बाकी सब लोग आखिर गायब कहाँ हो गए। दोनों एक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। पूरे एरिया में अंधेरा है, लेकिन दूर एक बिल्डिंग रोशनी से चमक रही थी, वही गेम अरीना है। अब ये दोनों अंदर जाते हैं। लगभग 13 प्लेयर्स वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। कुछ तो बिल्कुल नए थे, जैसे कल आरिसु था, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लग रहे थे, जैसे वो काफी टाइम से यहाँ गेम खेल रहे हो। वहीं पर हम मिलते हैं शिष्या से, जो कि मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट है। तभी वहां पर ओसागी भी आ जाती है। अब गेम शुरू होने वाला था। कार्ड होता है हुक्म का पंजा। गेम का नाम होता है टैग। इस बार उन्हें बचना है एक शिकारी से, जो कि उन्हें देखते ही मार देगा। और सिर्फ बचना ही नहीं है, बल्कि 20 मिनट के अंदर बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है। अब उन सबको एक सेफ जोन ढूंढना होगा, वरना बिल्डिंग ब्लास्ट में सब मर जाएंगे। इसी बीच होटल में शिबुकी और छोटा बात कर रहे होते हैं। शिबुकी छोटा से उसके पास के बारे में पूछती है। वो पूछती है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो और तुम पहले क्या किया करते थे। छोटा कहता है कि उसका कोई क्लियर प्लान नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज रहा है। शिबुकी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, जैसे वो उसका भरोसा जीतना चाहती हो। अब हम वापस गेम में आते हैं। आरिसु और कारुबे के पास एक प्लेयर आता है, उसका नाम होता है शुंता। वो आरिसु और कारुबे को कार्ड का पूरा सिस्टम समझाता है। वो बताता है, क्लब का मतलब होता है टीम वर्क, सबको मिलकर गेम जीतना होगा। डायमंड का मतलब होता है दिमाग का गेम, पूरा दिमाग लगा दो तब गेम जीता जाएगा। स्पेट्स का मतलब होता है फिजिकल गेम, जितनी ताकत हो लगा दो। और लास्ट दिल का गेम, सबसे खतरनाक, क्योंकि वो दिल का गेम है। और नंबर का मतलब सिंपल है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे मुश्किल लेवल भी बढ़ेगी। जैसे पिछले गेम में 3 नंबर था, लेकिन इस बार नंबर 5 है, यानी 5 ऑफ स्पेड्स कोई आसान गेम नहीं है। दूसरी तरफ होटल में शिबुकी धीरे धीरे छोटा की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करके गेम्स जीत सके। यहाँ छोटा का पास्ट भी दिखाया जाता है।
उसकी माँ एक फेक साधु बाबा के चक्कर में फंस गई थी। वो हर वक्त उस बाबा को पैसे देती थी और अच्छे भविष्य के चक्कर में वो उसके साथ वो भी करती थी। छोड़ो यार इन वीडियो को, हम तो साधु बाबा बनेंगे यार, मजे ही मजे हैं। तो मैं मजाक कर रहा था, डोंट वरी। और शायद इसीलिए छोटा बचपन से ही इमोशनल ट्रूमा में रहा है। अब हम वापस गेम में आते हैं। शिकारी आ चुका था और आते ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। और यही पर शुनता, जो कि काफी स्मार्ट बन रहा था, वो आते ही मर जाता है। दूर ऊपर बिल्डिंग पर खड़ा होता है चिशिया, जो कि पूरे गेम को देखकर मजे ले रहा था और पूरे गेम को समझने की कोशिश कर रहा था। उस शिकारी के हाथ में एक गन होती है और सिर पर एक घोड़े का मास्क। जो भी उसके सामने आता वो सीधा गोली मार देता और उसे खत्म कर देता। कई लोग ऐसे ही मर जाते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, शिकारी से बचना और टाइम से पहले सेफ जोन ढूंढना और जान बचाना। ओसागी भी दरवाजा खोल खोल कर चेक करती है, मगर उसे अभी तक कुछ नहीं मिलता। तब आरिसू ओसागी की जान बचाता है, उसे शिकारी की लोकेशन बताकर। अब यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आरिसू और कारुबे की मदद करते हैं और वो यहाँ पर बिल्डिंग से ही एक लोहे की वेपन लाते हैं और शिकारी पर अटैक कर देते हैं। शिकारी के साथ खतरनाक फाइट होती है। कारुबे को चाकू भी लग जाता है, वो जख्मी हो जाता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर लग रही थी। तब आरिसू एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करता है, शिकारी ने दूर से ही सिर्फ एक ही डोर पर गोली चलाई थी। इसका मतलब वो किसी को अंदर जाने से रोकना चाहता था, क्योंकि शायद वही सेफ जोन था। आरिसू समझ जाता है कि सेफ जोन शायद वही है। वो तुरंत उस डायरेक्शन में भागता है, लेकिन चिशिया भी समझ चुका होता है कि शिकारी उस गेट को प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब आंसर वही है। आरिसू और चिशिया रूम के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अंदर एक और शिकारी मौजूद होता है। वो आरिसू को पकड़ लेता है। अब जब वो गन चलाता है तो चिशिया वहां से दूर हो जाता है। आरिसू किसी तरह खुद को छुड़ाकर अंदर के सेफ जोन तक पहुंच जाता है, लेकिन गेम कंप्लीट करने के लिए दो बटन एक साथ दबाने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ आरिसू से नहीं होगा। आरिसू जोर से चिल्लाता है, मुझे सेफ जोन मिल गया। तभी ओसागी ये सुन लेती है। वो एक क्लाइमर है, तेजी से ऊपर नीचे चढ़ती हुई सीधा वहां पहुंच जाती है। आरिसू और ओसागी मिलकर दोनों बटन प्रेस करते हैं और सिर्फ 1 सेकंड से रुकते हैं। गेम क्लियर हो जाता है। वो गेम जीत चुके थे, लेकिन तब सच सामने आता है। दो शिकारी जो मास्क पहने हुए थे वो भी आम ही लोग थे। उनके गले में एक अजीब कॉलर लगा हुआ था। उन्हें भी मजबूर किया गया था शिकारी बनने के लिए। अब क्योंकि बाकी प्लेयर अपना गेम जीत चुके थे और शिकारी अपना गेम हार गए थे, तो पनिशमेंट में उनके कॉलर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कारुबे पर, जिसके पेट में चाकू लग गया था। उसकी मदद एक ताकतवर इंसान करता है जिसका नाम होता है आगुनी, जिसे गन्स की काफी नॉलेज है। वो गेम खत्म होते ही निकल जाता है, लेकिन आगुनी का वॉकी टॉकी वहीं पर रह जाता है, जिसमें से एक आवाज आती है, मुझे जवाब मिल गया, जल्दी बीच पर आओ। कारुबे पूछता है, बीच कहाँ है? कौन सा जवाब मिल गया? तुम कौन हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता और इसी सस्पेंस के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एक नया नाम सामने आया था, बीच। लेकिन बीच क्या है? कौन सा जवाब मिल गया? क्या वो सेफ जगह है या वहाँ एक और बड़ा गेम मिलेगा? आगे बढ़ने से पहले ऐसी वीडियोस बनाने में काफी टाइम और एफर्ट लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है पिछले गेम की कुछ सीन से। वही बिल्डिंग जहां इन लोगों ने टैग गेम जीता था। गेम जीतने के बाद इन्हें मिला था हुक्म का पंजा, 5 ऑफ स्पेड्स, यानी अब इनके वीजा में 5 दिन और ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब कि अब चाहे ये 4-5 दिन कोई गेम ना भी खेले, तब भी ये जिंदा रहेंगे। इसी बीच हम चिशिया को देखते हैं। वो उसी मरी हुई लेडी के पास आता है जो गेम में शिकारी थी। जब वो उसकी जेब चेक करता है तो उसे एक छोटा सा नक्शा मिलता है। ये नक्शा किस चीज का है ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है होटल में, जहां आरिसू, कारुबे, छोटा और शिबू की रुके हुए थे। आरिसू और कारुबे दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। शिबू की उन्हें दवा देती है, खाना बनाकर देती है और पूछती है कि गेम कैसा गया और तुम्हें कितने दिन का वीजा मिला। इस पर इनके बीच काफी बातें होती है। कारुबे को जो वॉकी टॉकी मिला था
वो उससे सुनने की काफी कोशिश करता है। वो जानना चाहता था कि बीच क्या है और कौन लोग थे जो उससे बात कर रहे थे। आरिसू काफी परेशान होता है। वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जिस लड़की ने कल उनकी हेल्प की थी, ओसागी, उसने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर गेम जीत कर अपनी दुनिया में वापस जाएगी। तभी शिबुकी पीछे से आती है और आरिसू से पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है। आरिसू कहता है कि पहले उसे अपनी जिंदगी बेकार लगती थी, लेकिन अब जब हर दिन जान की बाजी लगानी पड़ रही है, तब उसे समझ आ रहा है कि जिंदगी की क्या कीमत होती है। दूसरी तरफ हम कारुबे के पास को देखते हैं। वो अपने क्लब में है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए एक रिंग संभाल कर रखी थी और वो अभी भी सेफ है। उसके मन में ये है कि अगर वो इस दुनिया से बाहर निकल गया तो सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा। जब वो वापस होटल में आते हैं तो बातें होती है कि आज छोटा का तीसरा दिन है और वीजा खत्म होने वाला है। अगर उसने कोई गेम नहीं खेला या नहीं जीता तो लेजर उसे मार देगी। और सिर्फ छोटा ही नहीं, आज शिबुकी का भी आखिरी दिन था वीजे का। अब छोटा का एक पैर जख्मी है और सिर्फ शिबुकी के सहारे वो गेम नहीं जीत सकता। इसीलिए आरिसू और कारुबे भी गेम में हिस्सा लेते हैं ताकि वो छोटा को गेम जिता सके। ये लोग शहर में निकलते हैं और तभी उन्हें एक जगह लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ये एक गार्डन होता है और गेम यही खिलेगा। अंदर जाने पर पता चलता है कि ये गेम सिर्फ 4 लोगों के लिए ही प्लान किया गया था और यहाँ पर सिर्फ 4 ही मौजूद होते हैं, आरिसू, कारुबे, छोटा और शिबुकी। वहाँ पर कुछ मास्क, काफी सारे हथियार और आई कांटेक्ट वाले डिवाइस रखे होते हैं। साथ ही 4 मोबाइल फोन भी रखे होते हैं। हर किसी को एक फोन मिल जाता है और उसमें गेम के रूल बताए जाते हैं। गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक, लुक्का छुपी। कार्ड होता है दिल का सत्ता, 7 ऑफ हार्ट। मतलब पिछले गेम में 5 लेवल थी तो इस बार लेवल 7 होगी और ये दिल का गेम है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि दिल का गेम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। लेकिन जब ये सब रूल पढ़ते हैं तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैसेज में लिखा होता है, भेड़ को भेड़िए से बचना होगा। भेड़ जिस भी तरीके से चाहे भेड़ को मार सकती है। गेम के एंड तक सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचेगा जो कि भेड़िया होगा। अगर बचना है तो भेड़िए से छुप कर रहो। टाइम लिमिट सिर्फ 20 मिनट की होती है। अब वहाँ पड़े हेडफोन और चश्मे पहनने पड़ते हैं। जैसे ही ये लोग उन्हें पहनते हैं, स्क्रीन पर एक और रूल दिखाई देता है। जो भी किसी की आंखों में देखेगा उन दोनों की रूल चेंज हो जाएंगे। अगर भेड़ किसी भेड़िए की आंख में देखेगा तो भेड़ भेड़िया बन जाएगा और भेड़िया भेड़ बन जाएगी। गेम में ये कहा गया कि भेड़ को भेड़िए से छुपना होगा, लेकिन भेड़िए को खुद छुपना होगा और एंड में सारी भेड़ खुद ब खुद मर जाएगी, लेकिन सिर्फ भेड़िया बचेगा। अब गेम में शिबुकी भेड़िया बन जाती है। वो भागने लगती है। कारुबे हथियार से शिबुकी का पीछा करता है, लेकिन आरिसू ऐसा नहीं चाहता था। वो किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन भाग दौड़ में गलती से आरिसू शिबुकी की आंखों में देख लेता है और रूल चेंज हो जाता है। अब आरिसू भेड़िया बन चुका होता है। कारुबे को पता है कि अगर वो भेड़िए की आंख में देखकर खुद भेड़िया नहीं बना तो वो मर जाएगा। एक पल के लिए उसके मन में आता है, क्या वो आरिसू को मार दे? क्या अपनी जान बचाने के लिए वो अपने सबसे खास दोस्त को खत्म कर दे और खुद भेड़िया बनकर बच जाए? दूसरी तरफ आरिसू, जो भेड़िया है, ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त मरे। वो भागकर एक जगह छुप जाता है। उसके दिमाग में एक और बात चल रही होती है। उसे याद आता है कि पिछले गेम में जो आंटी थी, उनके गले में भी एक ऐसा ही कॉलर था जो लास्ट में ब्लास्ट हो गया था। तो इसके अंदर कोई ना कोई बॉम्ब फिट है। आरिसू कुछ गिलास की मदद से और टूल्स जो उसने शुरू में उठाए थे उनसे कॉलर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियों में चोट लग जाती है, जबकि कॉलर को कुछ नहीं होता। इधर बाकी 3, कारुबे, छोटा और शिबुकी, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि सभी को अपनी जान बचानी थी। लेकिन ये तो तय था कि इनमें से बचेगा सिर्फ कोई एक ही, बाकी 3 को तो मरना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा था। 10 मिनट, 5 मिनट और लास्ट में सिर्फ 3 मिनट बचते हैं। अब कारुबे और छोटा को बचपन की यादें याद आने लगती है। कैसे वो स्कूल बंक करते थे, पैसे चुरा कर पार्टी करते थे, साथ में नूडल खाते थे। कभी कभी इतना हंसते थे कि नूडल्स नाक से बाहर आने लगते थे। उनके अपने अपने अलग सपने थे। कारुबे शादी करना चाहता था,
छोटा को बस अपनी जगह चाहिए थी इस भीड़ भरी दुनिया में। आरिसू हमेशा गेम और पजल में खो जाता था, उसे बस शांति चाहिए थी। अब इन यादों को याद करके छोटा और कारुबे खुद की जान देने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं और छोटा शिबुकी को पकड़ लेता है। अब सिर्फ 3 मिनट में फैसला होने वाला था। जब आरिसू को ये पता चलता है कि उसके दोस्त अपनी जान देकर आरिसू को बचाना चाहते हैं तो वो पागलों की तरह अपने दोस्तों को गार्डन में ढूंढने लगता है। शिबुकी शुरू में गेम जीतना चाहती थी, वो जीना चाहती थी किसी भी कीमत पर, लेकिन जब वो उन 2 दोस्तों की बातें सुनती है, उनकी पुरानी यादों में खो जाती है, उनका प्यार देखती है, उनकी दोस्ती देखती है, तो उसका दिल भी पिघल जाता है। वो भी चुप हो जाती है और वो भी डिसाइड कर लेती है कि अगर इस गेम में कोई बचेगा तो वो आरिसू ही बचेगा। इधर आरिसू पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुम लोग कहाँ हो, प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे ये गेम नहीं जीतना, मैं हारना चाहता हूँ, मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक दर्द होता है क्योंकि कारुबे और छोटा सिर्फ आरिसू के दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे, लेकिन वो तीनों चुप रहते हैं और लास्ट में 10 सेकंड बचते हैं। तीनों धीरे से एक दूसरे को शुक्रिया अदा कहते हैं और लास्ट गुड बाय बोलते हैं। उनकी आवाज में कोई डर नहीं होता क्योंकि वो तीनों ही दोस्ती में मरकर हमेशा के लिए जिंदा होने वाले थे। आरिसू अपनी आंखों के सामने कारुबे को मरते हुए देखता है। उनके गले में जो कॉलर था वो फट जाता है और एक ही पल में कारुबे, छोटा और शिबुकी तीनों मर जाते हैं। आरिसू भेड़िया होने की वजह से बच जाता है, लेकिन बाकी सब मर चुके थे और यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब सोचो, क्या आप कभी ऐसा गेम खेलना चाहोगे जहां दोस्ती और जान में से कोई एक चूज करना पड़े? अगर आप आरिसू की जगह होते तो क्या चुनते? क्या आप खुद को बचाते या अपने दोस्तों को? कमेंट में जरूर बताना। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ओसागी को देखते हैं। उसने अभी अभी एक ट्रैप लगाया होता है और उस जाल में एक खरगोश फंस चुका होता है। पहले लगता है शायद वो उसे प्यार से छोड़ देगी, लेकिन नहीं, वो खरगोश तो बल्कि उसका नाश्ता था। यही से समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है आरिसू पर। वो जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल थक हार कर। वो जरा सा भी नहीं हिलता। कल रात उसने दिल का सत्ता तो जीत लिया था, लेकिन अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया था। वो एक गेम जीत कर भी सब कुछ हार चुका था। उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। ओसागी वहां से गुजरती है। वो देखती है कि ये क्या, ये इंसान जिंदा है या मर गया। उसे पता चलता है कि आरिसू जिंदा है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। शायद वो जीना ही नहीं चाहता। ओसागी उसे वहीं पर छोड़कर आगे चली जाती है क्योंकि उसे आगे भी गेम जीतने थे। वो एक जगह जाती है जहां उसने अपना एक सीक्रेट हाइडआउट बना रखा था। ये जगह बाकी लोगों से दूर है। यहाँ उसने थोड़ी लाइट का भी जुगाड़ किया था ताकि ज्यादा अंधेरा ना हो। शहर की ऑलमोस्ट सारी लाइट बंद हो चुकी है। सिर्फ वही चीजें जल रही होती है जो इलेक्ट्रॉनिक चिप पर डिपेंड नहीं करती, वरना मोबाइल फोन, कार और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो गई है। ओसागी फिर एक लाइब्रेरी में जाती है, वहाँ कुछ बुक्स पढ़ती है। अगली सुबह जब वो वापस उस रास्ते से गुजर रही थी तो देखती है कि आरिसू अभी भी वहीं पड़ा हुआ है और वो एक भी इंच नहीं हिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल था। ये सब देखकर ओसागी को उसका पास्ट याद आ जाता है। हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहां ओसागी ने एक पहाड़ क्लाइंब किया था और अपने पिता के साथ उस पहाड़ की चोटी पर बैठी थी। दोनों के बीच बातचीत होती है। ओसागी अपने फादर से पूछती है, अगर भगवान आपके सामने आ जाए और आपको कोई एक विश मांगनी हो तो आप क्या मांगोगे? उसके फादर कहते हैं, मैं कहूँगा कि और पहाड़ बनाओ, ऐसे पहाड़ बनाओ जहाँ अब तक कोई नहीं चढ़ा। मैं उन पर चढ़कर और बुलंदियाँ हासिल करूँगा। फिर उसके फादर पूछते हैं, अगर भगवान तुम्हारे सामने आ गए तो ओसागी तुम क्या मांगोगी? ओसागी कहती है, जो जैसा है बिल्कुल सही है, ठीक रहे। मैं बस चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में और बदलाव ना हो। अब कुछ दिन बाद न्यूज रिपोर्टर ओसागी के घर के बाहर खड़े होते हैं। न्यूज चल रही होती है कि उसके फादर दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। ओसागी घर आकर पूछती है,
क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसके पिता कहते हैं ये खबर मैंने नहीं, मेरे दुश्मनों ने फैलाई है, लेकिन अब मार्केट में आ ही गई है तो क्यों ना इसे सच किया जाए। और वो निकल पड़ते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर विदाउट ऑक्सीजन। अब कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात ओसागी के लिए बहुत दर्द भरी थी। वो भी आरिसू की तरह 2-3 दिन तक एक जगह पड़ी रही थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया और दोबारा जिंदगी जीना शुरू की। सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आता है। अब हम दोबारा इस नई दुनिया को देखते हैं। अब आरिसू ओसागी के हाइड आउट में होता है। ओसागी ने उसे बचा लिया था। आरिसू होश में आते ही पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई? ओसागी कहती है कि टैग गेम ने तुमने भी मेरी जान बचाई थी। ओसागी उसे नूडल और पानी देती है और कहती है ये अभी गर्म है, इसे खा लो। मैं 1-2 टास्क खत्म करके आती हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो ये खत्म मिलना चाहिए। फिर वो अपनी एक्सरसाइज करने निकल जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि आरिसू ने नूडल्स खा लिए थे। अब दोनों के बीच बातें होती है। वो कहती है अपनों को खोने का दर्द मैं भी जानती हूँ, मैंने भी अपने पिता को खोया है। जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हमें जीने का रीजन देकर जाता है। वो हमें बताता है कि जिंदगी की क्या कीमत है। वो हमें बताता है कि जिंदगी की क्या कीमत है। फिर वो पूछती है तुम्हारे वीजा में कितने दिन बचे हैं? आरिसू धीरे से कहता है आज मेरा आखिरी दिन है। और ओसागी का भी आज आखिरी दिन होता है। मतलब अगर आज गेम नहीं खेला तो लेजर आकर इन दोनों को ही मार देगी। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं एक और गेम खेलने का और उसे जीतने का। लेकिन क्या इस बार भी ये गेम जीत पाएंगे? क्योंकि 2 बार तो ये जीत चुके हैं। अब रात को दोनों पहुंचते हैं एक टनल में। यहीं पर नया गेम स्टार्ट होने वाला था। इस वेब सीरीज में जहां गेम खिलाए जाते हैं उसे कहा जाता है गेम एरिना। अंदर जाते ही डायरेक्शन फॉलो करते हुए उन्हें एक बस दिखती है। बस के अंदर पहले ही 3 लोग मौजूद थे। अब टोटल 5 लोग हो चुके थे। वो वहां से मोबाइल उठाते हैं। गेम का नाम डिस्टेंस। कार्ड होता है चिड़ी का चौका, 4 ऑफ क्लब्स। टाइम लिमिट 2 घंटे। रूल होता है अपने लक्ष्य पर जाओ, मतलब गोल पर। सब लोग सोचते हैं कि अगर गेम का नाम डिस्टेंस है तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतनी दूरी तय करनी होगी। अभी मोबाइल में मीटर 0 पर है। वो लोग बस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस पुरानी होती है जो कि डीजल पर चलती है, लेकिन उसमें डीजल ही नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, दौड़ना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उन 3 दोस्तों में से एक लड़के की टांग जख्मी होती है, वो ठीक से चल भी नहीं सकता था, तो दौड़ना तो दूर की बात। वो कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यही कुछ ढूंढता हूँ, शायद गेम से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। मेरे लिए रुको मत, अपनी जान खतरे में मत डालो। उसके दोस्त निराश हो जाते हैं। वो तीनों पहले ही 4 गेम साथ में खेल चुके हैं। वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन गेम कंप्लीट करना भी जरूरी था। इसीलिए भरे दिल के साथ वो आगे बढ़ते हैं। सब दौड़ना शुरू करते हैं और वो 1000 मीटर, 2000 मीटर, 5000 मीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ चुके थे। उनकी सांसें तेज हो जाती है, पैर जवाब देने लगते हैं, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं बचती। तभी रास्ते में कुछ पानी की बोतल्स दिखती है। आरिसू एक बोतल उठाकर पीने लगता है, लेकिन ओसागी उसे रोक देती है। वो कहती है ये गेम वालों का कोई जाल भी हो सकता है, क्या पता इसमें जहर हो, क्या पता ये पीने से तुम एलिमिनेट हो जाओ। ओसागी के पास एक छोटी सी पानी की बोतल होती है। अब वो चारों लोग उनमें से एक एक घूंट पीकर दोबारा दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ते में गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। एक जगह तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अब तक वो लोग लगभग 7 किलोमीटर दौड़ चुके थे। तभी दूर अंधेरे में आरिसू को 2 चमकती हुई आंखें नजर आती है। पहले लगता है शायद कोई प्लेयर होगा, लेकिन जब वो पास आता है तो वहां पर एक असली तेंदुआ ब्लैक पैंथर होता है और वो सीधा उन पर हमला कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं, कोई गाड़ियों के नीचे छुपता है तो कोई कार के अंदर जाता है, लेकिन तेंदुआ बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक था। तभी उसमें से एक और लड़का जिसके पास एक चाकू था, वो कहता है मैं इसे रोकता हूँ, तुम लोग दौड़ते रहो, डिस्टेंस कंप्लीट करो। और वो अकेला ही तेंदुए से लड़ने लगता है। अब ये बचते हैं सिर्फ 3 लोग, क्योंकि तेंदुए से लड़ते वक्त वो आदमी मर जाता है। तीनों भागते जा रहे होते हैं, थके हुए, डरे हुए, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि रुकना शायद उनके लिए मौत था।
और गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दौड़ते दौड़ते अचानक आरिसू की नजर एक टेम्पो पर पड़ती है। उस टेम्पो के अंदर 2-3 रॉयल इनफील्ड बाइक रखी होती है। ये पुराने जमाने की बाइक होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं होती और ये चलती भी डीजल से। प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर चाबी नहीं थी, लेकिन उसमें डीजल फुल था। तब आरिसू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है अगर मैं इन बाइक को बस तक लेके जाऊं और इसका डीजल बस में डाल दूं तो शायद बस चल जाए और बस के अंदर जो एक लड़का बचा हुआ है उसकी जान भी बच सकती है और हम फिर बस चलाकर 2 घंटे में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। गेम के 2 घंटे में से 1 घंटा पहले ही खत्म हो चुका था। बस में जो इंजर्ड लड़का था वो अभी भी जिंदा था। प्लान ये बनता है कि ओसागी और दूसरा लड़का आगे की तरफ दौड़ते हैं और आरिसू वापस मुड़कर डीजल लेकर बस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। आरिसू का हाल बहुत बुरा होता है। वो पहले ही 7-8 किलोमीटर दौड़ चुका होता है। उसकी सांसें फूली हुई, पैर कांप रहे, उसका शरीर जवाब दे चुका है। फिर भी वो एक बड़ी रॉयल एनफील्ड को धक्के देते हुए लगभग 8 किलोमीटर वापस टनल में बस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हर कदम पर ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है, लेकिन उसे अपने दोस्त याद आते हैं, कारुबे और छोटा। वो सोचता है कि उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज उसके पास मौका है किसी को बचाने का, और इसी जज्बे के साथ वो आखिरकार बस तक पहुंच जाता है। अब दूसरी तरफ ओसागी और वो लड़का दौड़ते दौड़ते टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने टोटल 10 किलोमीटर का सफर दौड़ते हुए पूरा किया, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं रास्ता आगे से बंद है और तभी 2 घंटे की टाइम लिमिट भी खत्म हो जाती है। पर ना तो कोई गेम ओवर आता है और ना ही कोई गेम क्लियर। अब वो दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उनके सामने जो दीवार होती है उसके नट बोल्ट गिरने लगते हैं और उनमें से धीरे धीरे पानी लीक होने लगता है। मोबाइल पर लास्ट मैसेज दिखाई देता है, गेम खत्म होने में 3 मिनट बाकी है। अब समझ आ जाता है कि पूरी टनल में पानी भरने वाला है। दोनों वापस उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इसी वक्त आरिसू और इंजर्ड लड़का बस चलाकर उनकी तरफ आ रहे होते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ओसागी बस के अंदर चढ़ जाती है और वो लड़का पानी में ही मर जाता है। अब पानी पूरी टनल में बढ़ने लगता है। अगर आरिसू बस तक ना पहुंचा होता तो सब मर जाते और तब स्क्रीन पर आता है गेम क्लियर। ये तीनों गेम जीत चुके थे। तब आरिसू को एक सच समझ आता है, गोल तो शुरू से ही उन्हीं के सामने था। बस पर लिखा होता है गोल। गेम का रूल था गोल तक पहुंचो। शुरुआत में जो 0 डिस्टेंस दिख रहा था इसका मतलब यही था कि वो पहले से ही गोल पर थे, उन्हें कहीं भागना ही नहीं था। अगर वो 2 घंटे बस में ही रुक जाते तो बिना भागे ही गेम जीत जाते। ना तो उन 2 दोस्तों की जान जाती, ना इतनी तकलीफ होती। ये गेम सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का था। गेम जीतने के बाद उनका वीजा 6 दिन के लिए बढ़ जाता है। अब आरिसू और ओसागी डिसाइड करते हैं कि वॉकी टॉकी में जिसने कारुबे से कहा था बीच पर आओ वही जवाब मिलेगा। तो आरिसू अब उस बीच को ढूंढने के लिए निकलेगा और ओसागी भी उसकी मदद करती है, क्योंकि शायद वहीं पर इस पूरी दुनिया का सच छुपा हुआ है। आखिरकार क्यों सारे इंसान इस शहर से गायब हो गए और ये अजीब से गेम क्यों खिलाए जा रहे हैं। अब उस बीच पर क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। क्या पता वहां पर और खतरनाक गेम्स हो। हम इस वीडियो में 4 एपिसोड कवर कर चुके हैं और पूरा सीजन एक ही वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। तो आगे इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आप लोग करोगे उतनी ही ज्यादा मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो जल्दी लाने की। क्योंकि जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे उतनी ही ज्यादा मैं कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो लाने की। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।